मुझसे मुझसे नमस्ते. I welcome you all in our today's live marathon discussion, part 2 of commercial and other law. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए. साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स so that we can resolve your query immediately. This is for our live participants. We are conducting daily live classes on YouTube for all subjects of JAIIB and CAIIB. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए एंड यही मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए. तो लास्ट मैराथन सेशन में हमने श्योरिटी के बारे में, कंटिन्यूअस गारंटी के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कंसेप्ट क्लियरली समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे. तो कंटिन्यूअस गारंटी में नॉर्मली व्हेन द श्योरिटी डाइड द गारंटी एंड्स फ्रॉम दैट डेट. इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गारंटी का कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है, देयर आर थ्री पार्टीज. वन इज प्रिंसिपल डेटर, सेकंड इज क्रेडिटर, एंड थर्ड इज श्योरिटी. Surety is a person who is giving the guarantee. Principal debtor is a person on whose behalf guarantee is being given. जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसको प्रिंसिपल डेटर कहा जाता है. एंड जिसको गारंटी दी जाती है, टू हुम गारंटी इज गिवन, इज नोन एज द क्रेडिटर. सो नॉर्मली व्हेन श्योरिटी डाई, जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है उस दिन से गारंटी खत्म हो जाती है. However, surety's death typically cancels a continuing guarantee for future transactions unless stated otherwise in the contract. If it is a single transaction guarantee, then जैसे ही श्योरिटी का डेथ हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर वो कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी में जिस दिन श्योरिटी की डेथ हो जाती है उसके लिए जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होगा उसके लिए गारंटी की, गारंटर की जो लायबिलिटी है, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. इट गेट्स ओवर, इट गेट्स कंप्लीटेड और इट गेट्स कैंसल. सो बैंक्स नॉर्मली जो है वो कंटिन्यूइंग गारंटी इशू करती है. हम जो गारंटी इशू करते हैं दैट इज नॉर्मली अ कंटिन्यूइंग गारंटी. बैंक नॉर्मली ऑब्टेन्स ए कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ड्यू टू दिस banks often break up a borrower's running account upon receiving the news of the guarantor's death. आपने भी देखा होगा, अगर आपके पास कोई सीसी अकाउंट है, अगर सीसी अकाउंट में कोई गारंटर हो, उनके अगर डेथ की न्यूज आ जाती है तो इमीडिएटली आप आपका जो रनिंग अकाउंट है उसको ब्रेकअप करते हैं. दैट इज अप द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस अप टू द डेथ ऑफ द श्योरिटी एंड सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन हम उसको ठीक तरह से बाइफरकेट करते हैं. उसके पीछे पर्पज यही है कि हमें श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो इजीली आइडेंटिफाई करनी चाहिए एंड श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस. So that you, this is a very important a statement from your examination point of view. So normally ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, since bank is obtaining a continuing guarantee, what precaution do bank takes when they received the message of death of the surety or guarantor?
So when they receive the message of the death of the guarantor, immediately they break the borrower's running accounts so that the surety's liability can be easily identified. Any variance any variance, change, or modification made without the surety's consent in terms of the contract between the principal debtor and creditor discharge the surety as a transaction subsequent to the variance. कि जो प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया होगा, जिसके लिए श्योरिटी उन्होंने दे दी है, गारंटर ने गारंटी दे दी है, इन दैट केस अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए हैं उसमें अगर कोई चेंज करते हैं, चेंजेस और मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चेंजेस करते हैं विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द श्योरिटी, श्योरिटी की परमिशन लेके बिना अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई कंसेंट करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू दैट अमेंडमेंट्स होगा उसके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट. The surety is discharged. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which principal debtor is released. कि अगर क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया है, in that case surety gets himself released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequences of which is the discharge of the principal debtor. या क्रेडिटर ने कोई ऐसी एक्शन कर दी है, ऐसी ऐसे डेलिबरेटली ऐसे एक्शन कर दी है कि जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्रिंसिपल डेटर रिलीज होगा, इन दैट केस श्योरिटी इज ऑल्सो गेटिंग रिलीज. इट मीन्स अगर क्रेडिटर डेलिबरेटली अगर श्योरिटी को रिलीज करना चाहता है, in that case surety will also get released from that contract or from his liability. Now, what is the status of security in case of agreement of guarantee? The surety is entitled to benefit from all the securities the creditor has against the principal debtor at the time of suretyship agreement, regardless of surety's knowledge of them. कि जिस दिन गारंटर ने एग्रीमेंट ऑफ गारंटी एग्जीक्यूट की है या जिस दिन गारंटर ने अपनी गारंटी दे दी है, उस दिन प्रिंसिपल डेटर की जो भी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास उन्होंने रखी थी, वो सभी सिक्योरिटीज के लिए श्योरिटी बेनिफिशियल हो सकता है. अगर वो लोन रीपे करेगा, देन ही विल बी एबल टू टेक द कस्टडी ऑफ ऑल दो सिक्योरिटीज which were offered by the principal debtor to the creditor at the time of execution of the agreement of guarantee. एंड इसके लिए श्योरिटी को उसका नॉलेज होना जरूरी नहीं है. श्योरिटी को नॉलेज नहीं भी होगा, फिर भी लॉ उनको ये पावर देती है. If the creditor loses any of this security, the surety is discharged to the extent of the value of the lost security. एंड जब एग्रीमेंट ऑफ गारंटी एग्जीक्यूट किया था श्योरिटी ने, उस दिन जो भी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास डेटर ने रखी थी, उसमें से अगर कोई सिक्योरिटी क्रेडिटर ने लूज कर दी है, वॉट एवर मे बी द वे, किसी तरह से अगर वो कोई क्रेडिटर को खो देते हैं, इन दैट केस जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी उन्होंने खोई है उतने अमाउंट की श्योरिटी की लायबिलिटी कम हो जाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that one should remember. Now we will go for bailment. Till now we were seeing at the agreement of contract of guarantee. हमने contract of guarantee के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, because many times it is observed that एग्जाम में गारंटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. Now we will come to a bailment. Contract of bailment is a special clause of contract and dealt with section 148 to 170 of Indian Contract Act 1872. हमें हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है.
The contract of bailment is a special clause of contract and dealt with in section 148 to 170 of the Indian Contract Act. आपको this is very important to remember from this statement. बेलमेंट के लिए सेक्शन 148 टू 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कशन किया गया है. दे में आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट? बेलमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है. बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. कि जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक कोई गुड्स या कोई एक एक वस्तु दूसरे के पास दे देती है विद अ स्पेसिफिक पर्पस, उसको बेलमेंट कहा जाता है. लेकिन आगे कंडीशन क्या है? एक्स ने वाई को कोई पर्टिकुलर आइटम दे तो दिया, बट सब्सिक्वेंटली व्हेन द पर्पस इज ओवर, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, it will be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering to them. इट मीन्स बेलमेंट का पर्पस क्या है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक गुड्स डिलीवर करते हैं विथ इंस्ट्रक्शन दैट जब आपका पर्पस खत्म हो जाएगा, आप वो गुड्स मेरे को आप वो गुड्स वापस कर देंगे, या जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है एज पर दैट इंस्ट्रक्शन आप उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर. The person to whom they are delivered is called the bailey. एक नॉर्मल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेन लिख दे दिया, पेन राइटिंग पेन दे दिया, क्योंकि उससे उसको कोई एप्लीकेशन लिखना था. तो मिस्टर एक्स ने वाई को बता दिया, मैं ये पेन आपको दे देता हूं, जैसे ही आपका लिख के हो जाएगा यू विल रिटर्न इट बैक टू मी. तो दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. जैसे ही आपका पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, आप मेरी चीज मेरे को वापस करोगे. देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड डिपॉजिट. बेलमेंट एंड डिपॉजिट में क्या फर्क है? जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, व्हाई इट इज नॉट बेलमेंट? बिकॉज money deposited in a bank to be credited to the account of the person making the payment does not constitute a cause of bailment. इन्होंने क्या बोला? Bailer should deliver some Bailer should deliver goods to the bailey and return it back वंस दैट पर्पज इज ओवर. इसमें क्या है? इन्होंने जो मनी डिपॉजिट किया है अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है. सो दैट इज द रीजन, दैट इज द डिफरेंस बिलमेंट बिटवीन द बेलमेंट एंड डिपॉजिट ऑफ मनी. बेलमेंट रिक्वायर्स delivery of goods and contract for their return by the bailey to the bailor. Possession is the essence of bailment, and the bailey must return the goods without demand on due date. So, what are the essential features? Firstly, delivery of goods. Bailment requires delivery of goods. Bailor ने बेली को गुड्स की डिलीवरी करना जरूरी है विथ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा, विदाउट आस्किंग फॉर रिटर्निंग ऑफ द गुड्स, बेली बेलर को वो गुड्स वापस करेगा. एंड पोजीशन इज द इसेंस ऑफ बेलमेंट. बेली के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए एंड बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स ओनली. यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, पोजीशन ट्रांसफर होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग वन विच वी शुड रिमेंबर. In bailment, possession is transferred and not ownership. Ownership is not transferred in case of bailment. So, what are the essential features of bailment? The following are the essential features of bailment contract. We already discussed. Delivery of goods, we have already discussed. Delivery of possession, purpose, and return of specific. So, these are the special features of bailment. What is next is one more important feature of bailment is no transfer of ownership. Bailment is the delivery of goods alone. It is only delivery of goods.
In a contract of bailment, the possession passes from the bailer to the bailee and the ownership does not. Very important statement from our exam point of view. Bailment में possession transfer किया जाता है, ownership transfer नहीं होती है. So thus in transactions where money is exchanged for something, there is a sale and not bailment since the ownership passes to the buyer. कि जब अगर हम कोई शॉप में चले जाते हैं एंड अगर आप मोबाइल परचेस करते हैं फॉर ₹10,000, व्हाट विल यू डू? आप उनको 10,000 रुपए दे देंगे एंड यू विल गेट द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट और मोबाइल टू यू. वो मोबाइल आपके पास, एक तो पोजीशन आपके पास उन्होंने दे दिया. साइमल्टेनियसली, सिंस यू हैव पेड द कंसिडरेशन और वैल्यू फॉर दैट गुड्स, he has transferred the ownership of that good. Here you became the owner of the goods, so that is the reason it is known as a sale transactions, and sale transaction is not a bailment transaction. So please try to keep it in mind again this statement. In transaction where money is exchanged for something, there is a sale and not bailment since ownership passes to the buyer. जब गुड्स का पोजीशन बेली के पास दिया जाता है, तब the bailor must disclose known faults in goods bail that materially interfere with their use or expose the bailee to extraordinary risk. Failure to disclose makes the bailor responsible for resulting damages to the bailee. जब भी कोई बेलर गुड्स बेली के पास दे देते हैं एंड उसमें अगर कोई इश्यू होगा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तो इसी वो फॉल्ट जो होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट गुड्स जो होंगी, वो बेली को बतानी चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? अननोइंगली बेली विल फेस द प्रॉब्लम. सो अगर नॉन फैक्ट्स बेलर बेली को बताते नहीं है एंड इन दैट केस अगर बेली का कोई नुकसान होता है, then bailor is responsible for making compensation for that. So bailor must disclose known faults in the goods bailed that materially interfere with their use or expose the bailee to extraordinary risk. Failure to disclose makes the bailor responsible for resulting damages to the bailee. अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये ध्यान में रखना है कि बेलर जब बेली को गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर देता है, गुड्स की डिलीवरी करते हैं, तब भी गुड्स के जो भी फीचर्स होंगे उसको मालूम होंगे, वो उन्होंने बेली को बताना चाहिए. एंड बेली टू टेक द केयर ऑफ गुड, जैसे ही बेली के पास गुड्स आएगी, बेली को उस गुड्स का केयर लेना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा. अभी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट कंसिडरेशन? हाउ विल ही टेक द केयर? कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने खुद के गुड्स का ख्याल रखेंगे, उसी तरह से बेली को जो गुड्स उसने उस बेलमेंट में बेलर से लिया हुआ है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा. In all cases of bailment, the bailee is bound to take care of goods bailed to him as he would do for his own goods, and then he is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the things bailed. तो बेली का किस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा उस दिन से उस गुड्स के साथ, कि जैसे उसके अपने गुड्स खुद की गुड्स हो और उसका ख्याल जिस तरह से वो रखेंगे, उसी तरह का ख्याल उनको जो गुड्स बेलमेंट में उनके पास आई हुई है उसका ख्याल रखना पड़ेगा. अगर वो उसी तरह का ख्याल रखेंगे, इन दैट केस वो उसके लिए जो भी लॉस हुआ होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट मीन्स एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने अपना राइटिंग पेन जो पेन आता है वो किसी के पास बेलमेंट में दे दिया, एंड बेलमेंट में दो इफ इट इज अ इंक पेन एंड उसको अगर टैब लगा के बिना ओपन ही रख दिया, इन दैट केस जो अगर पेन खराब हो जाता है, इन दैट केस बेली हैज टू कॉम्पेंसेट इट टू द बेलर. क्योंकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब भी कोई व्यक्ति अपना पेन का काम खत्म हो जाता है, ही विल पुट एन ऑन दैट, वो टोपन लगा के पेन बंद करके रख देगा. जैसे अगर अपना खुद का पेन होगा तो ही वुड हैव टेकन दैट प्रिकॉशन.
लेकिन इन दिस केस अगर उसने वो प्रिकॉशन नहीं लिया हुआ है, इसीलिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेली को अपनी अपने खुद के गुड्स का जिस तरह से ख्याल रखेंगे, उसी तरह से बेलमैन के गुड्स को ख्याल रखना, इट इज द सिंपल थिंग दैट वी शुड रिमेम्बर। A contract of bailment is voidable at the option of the bailer if the bailee does not act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment। अगर बेलर ने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर बेली को गुड्स की डिलीवरी दी है, गुड्स का पोजीशन दिया है, लेकिन अगर बेली जो है गुड्स का उपयोग वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं करते हुए कोई इनकंसिस्टेंट या इरिलेवेंट पर्पस के लिए अगर करते हैं, तो इन दैट केस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकते हैं। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। If the bailee uses the goods bail not in terms with the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods or from or during such use of them. Same, we have already discussed this. Effects of mixing of goods and expenses. If the bailee with the consent of the bailor, this is very important thing। अगर बेली बेलर के कंसेंट के साथ कोई चीज करते तो उसका इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द केसेस जहां बेली बेलर की कंसेंट लेके बिना करते हैं, तो वहां का इम्पैक्ट अलग होगा। if If the bailee, with the consent of the bailor, mixes the goods of the bailor with his own goods, then they both have proportional share in the mixture। तो बेलर ने जो बेली के पास गुड्स दी है, बेली ने उस गुड्स को अपने गुड्स में अगर मिक्स किया हुआ है, आफ्टर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द बेलर फॉर दैट ट्रांजैक्शन, फॉर दैट एक्शन, इन दैट केस जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में दोनों का प्रोपोर्शनेट शेयर होगा। लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं लेते तो if the bailiff, without consent of the bailor, mixes the goods of the bailor with his own goods, and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain with the parties respectively। कि अगर बेली ने बेलर से जो गुड्स आए उसके अपने गुड्स के साथ बेलर की कंसेंट लेके बिना मिक्स किए हुए, एंड इन दैट केस अगर वो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसको अगर हम सेपरेट कर सकते हैं, इन दैट केस जो दोनों के अपने अपने गुड्स जो रहेंगे, वो दोनों के अपने अपने, बोथ ऑफ देम विल रिमेन द ओनर फॉर देयर रिस्पेक्टिव गुड्स, and the bailee is bound to bear the expenses of separation or division and any damage arising from that mixture। And in that case, because यहाँ हमने लिखा है the goods can be separated, तो वापस सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से दोनों गुड्स अलग अलग करने के लिए जो खर्चा आएगा, उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि बेली ने बेलर की कंसेंट नहीं ली है। ड्यूटीज ऑफ द बेली विथ रिगार्ड टू गुड्स। अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरह से बोथ ऑफ व्हाट आर द बेलर्स राइट, व्हाट आर द बेलर्स ड्यूटीज। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली विद द गुड्स। इसमें एक तो हमने देख लिया है ड्यूटी कि जैसे खुद की वस्तुओं की या खुद के गुड्स के बारे में जो केयर ले लेंगे, उसी तरह से बेली ने बेलमेंट के जिस गुड्स का बेलमेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसका भी ख्याल रखना है। दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बेली। Second is the bailee must return the goods bailed once the agreed time or purpose of the bailment has ended। If the goods are not returned on the time, bailee is responsible for any loss or damage। It means bailor जब bailment of transaction, when bailment transaction takes place, बेलर बेली को यही बताता है कि मैं आपके पास ये जो गुड्स दे रहा हूँ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक आप स्पेसिफिक टाइम के पास आप मेरे को मेरे गुड्स वापस कर दीजिए, या वो जो पर्पस हो जाएगा उसके बाद आप मेरे गुड्स वापस कर दीजिए। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है, वेदर इट इज फॉर एग्रीड टाइम और वेदर इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा,
It is the duty of the bailey to return the goods back to the bailor without any demand by the bailor. एंड अगर वो गुड्स टाइमली रिटर्न नहीं करते हैं, इन दैट केस अगर कोई गुड्स को डैमेज हो गया, तो फॉर दैट बेली इज रिस्पॉन्सिबल. Additionally, any increase or profit from the goods must be delivered to the bailor unless stated otherwise in the contract. In addition to that, जब बेलर ने बेली के पास गुड्स रखे हुए फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसमें अगर कोई प्रॉफिट हो गया या कोई एनी इंक्रीज इन इनकम हो गया या प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो वो प्रॉफिट बेली ने बेलर को वापस करना चाहिए. अभी हम तो हमने ड्यूटी देखी. व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेली विथ रिगार्ड्स टू द गुड्स. अभी ड्यूटी राइट क्या है कि बेलर ने बेली के पास गुड्स तो रख दी, बेली ने उस गुड्स के ऊपर कोई एडिशनल काम कर दिया होगा, एडिशनल लेबर इन्वॉल्व किया होगा, तो उसके लिए ही शुड गेट द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द बेलर. अगर जब तक बेलर उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, तब तक बेली उस गुड्स को अपने पास रख सकते हैं. द बेलर इज लायबल The, the bailor is liable to the bailee for any loss incurred if the bailor was not entitled to make the bailment or receive back the goods. The bailor is liable to the bailee for any loss incurred if the bailor was not entitled to make the bailment or received back the goods. And if the bailee in good faith delivers the goods to the bailor as instructed, they are not liable to the owner. कि अगर बेलर ने जो बेलमेंट बेली के साथ किया है, उसके लिए उसके पास अगर पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फिर भी अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, एंड इन दैट केस अगर बेली इन गुड फेथ वो ट्रांजैक्शन करने के बाद वो गुड्स अगर बेलर को वापस करते हैं, इन दैट केस बेली जो है वो ट्रू ओनर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट मीन्स कोई व्यक्ति की अपनी गुड्स है ही नहीं, अब उसने उस गुड्स को बेलमेंट कर दिया, एंड बेली ने सब्सिक्वेंटली उस गुड्स वापस भी कर दिया बेलर को. इन दैट केस बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर दिस ट्रांजेक्शन. Additionally, if the goods are to be kept or work on by bailey for the bailor without remuneration, the bailor must reimburse the bailey for necessary expenses. Additionally, if the goods are to be kept by the bailey for the bailor without remuneration, मस्ट रीएम्बर्स द बेली फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस. ये ऊपर के केस में ही जहां हमने देख लिया, इसी केस में अगर बेली अब बेलमेंट में जो गुड्स उसके पास है उसको अपने पास रखते हैं, एंड उसके लिए जब तक वो रेम्यूनरेशन है, वो बेलर ने बेली को कॉम्पेंसेट करके देना बहुत जरूरी है. बेलीज लीन, लेकिन अगर ये कॉम्पेंसेशन उसको नहीं देते हैं, इन दैट केस बेली कैन रिटेन द गुड्स विथ हिम टिल ही गेट्स हिज पेमेंट. if the bailey has if the bailey has rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods billed to him, he has a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he rendered. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जो बेलमेंट ट्रांजेक्शन में बेलर ने बेली के पास जो गुड्स रखे हुए हैं बेलमेंट में, उस गुड्स के ऊपर उसने अगर कोई काम किया हुआ है, कुछ खर्चा किया है, तो जो खर्चा किया है, जो काम किया है, वो खर्चा जब तक बेलर बेली को नहीं देते हैं, तब तक वो गुड्स के ऊपर अपना लीन रखेगा, वो गुड्स अपने पास ही रख देगा. Bankers, factors, attorney of high courts, and policy brokers can, in the absence of contract to the contrary, can retain any goods bailed to them as a security for general balance of accounts. Others do not enjoy such right unless there is an express contract to that effect. ये चार नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. कौन कौन है? बैंकर्स, फैक्टर्स,
अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, इनको क्या स्पेशल राइट है? दे कैन दे कैन रिटेन एनी गुड्स बेल्ड टू देम एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर कोई व्यक्ति ने इन चारों में से किसी के पास भी कोई भी गुड्स जनरल पर्पस के लिए भी अगर सिक्योरिटी करके रखी होगी, उसका यूज वो स्पेसिफिक पर्पस का रिकवरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट दिस फोर, नो वन कैन मेक द यूज ऑफ दिस गुड्स फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। Now we are going to the very important part of this topic, that is pledge. Pledge is very important from all of us. प्लेज में, क्योंकि प्लेज नॉर्मली बैंकर्स में किया भी जाता है। समटाइम्स वी गिव सीसी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी। सो एग्जाम में प्लेज के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेज इन detail, so that this will be helpful to you not only from your CIB examination but from your banking career as a whole. As per section 172 of the Indian Contract Act, keep that section in mind, क्योंकि एक बार उन्होंने सेक्शन भी पूछा था। As per Section 172 of the Indian Contract Act, the bailment of goods as a security for payment of debt or performance of a profit is called pledge. Pledge is nothing but the extension of bailment. क्या पर्पज है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स ना, अभी हमें बेलमेंट मालूम है कि बेलर बेली को गुड्स की डिलीवरी करता है, पोजीशन कर देता है। लेकिन यहाँ जो पोजीशन देगा, क्या दे विल गिव इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस रहेगा? एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट। जब बेलर बेली के पास गुड्स का पोजीशन देता है एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट, तभी प्लेज ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्लेज। एंड बेलर जो बेलमेंट में है, उनको पॉनर या प्लेजर कहा जाता है, एंड बेली को पॉनी कहा जाता है। बेली हो या क्रेडिटर हो, उसको पॉनी कहा जाता है। So there are two parties involved in pledge transaction. Was is pawner and pawnee, और उनको प्लेजर या प्लेजी इसी तरह से भी पहचाना जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पॉनर कौन है? पॉनर इज अ गारंटर और बोरोर। पॉनी कौन है? पॉनी इज अ लेंडर। So if the pawnner fails to repay the debt, if the borrower fails to repay the debt, borrower ने अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है बाय वे ऑफ प्लेज, एंड अगर borrower वो लोन को रीपे नहीं कर सकता, इफ द pawnner fails to repay the debt, the pawnee can either sue the pawnner or and return the pledged goods as security, or sell the goods after notifying the pawners of the sale। तो अगर कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है बाय वे ऑफ प्लेज, एंड इन दैट केस अगर बोरोअर पॉनर लोन रिपे नहीं करता है, देन बैंक क्या करेगी? बैंक तो एक तो उसके ऊपर सूट फाइल करेगी, एंड जो प्लेज सिक्योरिटीज है उसको अपने पोजीशन में ही रखेगी, उसको वापस नहीं करेंगी जब तक लोन रीपे नहीं होगी। और क्या करेंगी? एक तो अपने पास रखेगी, एंड उसके बाद बोरोर को सफिशिएंट नोटिस देके, सुटेबल नोटिस देके वो गुड्स बेच देंगे। गुड्स से जो रियलाइजेशन प्रोसेस आ जाएंगी, उसमें से अपना लोन एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर लोन प्रोसीड जो आ गया, वो एसेट बेचने के बाद जो लोन प्रोसीड्स आई है, इफ दे आर सफिशिएंट टू एडजस्ट द लोन, बैंक क्या करेगी? अपना लोन एडजस्ट करेगी, एंड अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो बोरोर को वापस करेगी। लेकिन अगर रियलाइजेशन प्रोसीड्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द बैंक डेट्स, तो बैंक क्या करेगी? बैंक विल आस्क द पॉनर टू पे द बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। If the sale proceeds are insufficient to cover the debt, the pawnbroker remains responsible for the balance. अगर जो सेल प्रोसीड्स आई है वो इनसफिशियंट है, इन दैट केस जो बैलेंस बचा हुआ है उसके लिए पॉनर का मतलब मैंने क्या बताया? बोरोर और गारंटर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल। इफ प्रोसीड्स एक्सीड द डेट्स, द pawnee must return the surplus to the pawnbroker। The pawnee can retain the goods pledged for payment of the debt
interest on the debt and also for all necessary expenses incurred by him in preservation of the goods pledge. तो पौनी पौनी कब तक गुड्स अपने पास रखेगा? पौनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज जब तक डेट मीन्स पौनी गुड्स सिक्योरिटी करके जो भी उसने लोन लिया हुआ है, वेदर उसका प्रिंसिपल हो प्लस उसका इंटरेस्ट हो प्लस पौनी ने या बैंकर ने जो भी खर्चा इनकर्ड किया होगा फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दैट गुड्स, उसके लिए जो भी खर्चा उन्होंने किया हुआ है वो खर्चा भी पॉनर ने उसको पेमेंट करना है। अगर प्लेज किया हुआ है तो गोडाउन में रखा होगा तो गोडाउन कीपर की सैलरी हो, गोडाउन का रेंट हो, इंश्योरेंस किया हो, इसी तरह से जो भी खर्चा वो एक्सपेंसेस जो भी खर्चा वो बेयर करेंगे उसको पॉनर को रीएम्बर्स करना जरूरी है, मैंडेटरी है। प्लेज बाय प्लेजी, sometimes what happens, पहले we will read it, then I will explain you. If the pledgee, इसका मतलब creditor, if the pledgee repledges the pledge movable property, the validity of the pledgee extends only to the pledgee's interest equivalent to the amount for which the property has been given to him as a security. मान लो ए डेटर है या बोरोर है, ए ने बी लेंडर है, ए ने बी के पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है एंड उसी के ऊपर उन्होंने 50,000 का लोन रेज किया हुआ है। So what is the creditor's interest in this property? It is restricted to 50,000 rupees. मान लो अगर क्रेडिटर चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वो सी को रिप्लेस करके उससे वो अपना पैसा ये उससे वो कोई लोन लेना चाहता है, इन दैट केस वो सी से वट एवर में बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वो 50,000 से ज्यादा लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कितना है उस प्रॉपर्टी में? हिज इंटरेस्ट इज अप टू 50,000 फॉर विच द ओरिजिनल प्लेजर हैज रेज द अमाउंट फ्रॉम हिम। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई हैव गिवन यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस। I have given you a very simple example for this. If the pledgee repledges the pledge movable property, who is the pledgee in original transaction? क्रेडिटर। ए बी एंड सी अगर पकड़ते हैं, ए प्लेजर है बी प्लेजी है, तो बी इज द प्लेजी। बी ने सी को अगर प्लेज प्रॉपर्टी रिप्लेज की, इन दैट केस जितने अमाउंट के लिए ए ने उनके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी, प्रिज्यूम इट इज 50,000, इन दैट केस बी भी सी के लिए 50,000 तक के अमाउंट के लिए ही रिप्लेज कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की या सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी भी हो, वो उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट के लिए रीप्लेज नहीं कर सकते हैं जितने अमाउंट के लिए ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड। नाउ वी विल गो फॉर एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एजेंट? हम तो बोलते हैं हमने एजेंसी ले ली है, इट मीन्स वी आर वर्किंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। In terms of section 182, in terms of section 182 of the Indian Contract Act, an agent is a person employed to do an act for another person or to represent another in dealings with third person. वेरी सिंपल डेफिनेशन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑन हिज बिहाफ काम करने के लिए अथॉरिटी देता है, परमिशन देता है, उस व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है एंड जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो रिलेशनशिप इन केस ऑफ एजेंसी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। So the person for whom such act is done or who is so represented is called principal. जब हम शॉप में जाके जब हम शॉप में जाके सैमसंग फोन के डीलर के पास, आई एम यूजिंग द वर्ड डीलर, सैमसंग वर्ड के सैमसंग के डीलर से जब हम कोई मोबाइल फोन परचेस करते हैं, व्हाट वी कॉल, ही इज अ एजेंट ऑफ दैट सैमसंग कंपनी। ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द सैमसंग कंपनी, दैट इज द रीजन ही इज नोन एज द एजेंट एंड सैमसंग इज द प्रिंसिपल।
So please try to understand this agent and principal. Sometimes they may ask you about the relationship of agent and principal. There are basically three essential characteristics of contract of agency. Keep the section it in mind. Section 183 to 185. गारंटी एजेंसी के कौन से तीन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज प्रिंसिपल शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट शुड बी अ कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो दोनों में एक्सेप्ट करते ही है कि वो मेंटली साउंड होने चाहिए, वो एंड मेजर होने चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी एक्ट बाय विच दे आर नॉट अथोराइज्ड टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो दोनों के पास होनी चाहिए। थर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट, कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इज नॉट नेसेसरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप इट इन। कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब एजेंट से इन रिटर्न हमने कुछ लेना नहीं है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कह रहे हैं। कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इज नॉट नेसेसरी। टाइप्स ऑफ एजेंट, agent appointed on the basis of extent of their authority. There are तीन तरह के एजेंट्स रहते हैं। कौन से? स्पेशल एजेंट, when we are appointing a particular person as our agent for some specific purpose, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विल गेट टर्मिनेटेड। An agent appointed to perform a particular act for the principal or represent the principal in a particular transaction. अगर हम कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरे को मकान लेना है, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, वो मेरे लिए मकान ढूंढेंगे। जैसे ही मेरा मकान परचेस हो गया, माय कॉन्ट्रैक्ट with him as an agent and principal is get over. Subsequently, he will not be my agent or I will not be principal for him. This is known as a special agent. An agent appointed to perform a particular act for the principal or represent the principal in a particular transaction. General agent. जनरल एजेंट क्या है? ए जनरल एजेंट इज ए वन हु इज अथोराइज्ड टू डू ऑल द एक्ट्स in respect of a particular line of business, trade, or employment. Such authority of the agent generally continues until it is terminated. कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए अगर हम कोई एजेंट को अपॉइंट करते हैं, ही इज नोन एज अ जनरल एजेंट, एंड जब तक वो एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है तब तक वो एजेंट होगा। जब वो एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, एजेंसी विल गेट टर्मिनेटेड। एंड थर्ड इज यूनिवर्सल एजेंट। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम डेफिनेशन ब्रॉड बनाते जा रहे हैं। स्पेशल एजेंट फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, जनरल एजेंट फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस और पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा। नाउ यूनिवर्सल एजेंट इज वन whose authority to act for the principal is unlimited. He or she has the authority to bind the principal by any act which he or she does, provided act is illegal. अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक कंपनी के अलग अलग तरह के 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर कोई कंपनी एक्स जो है जिसके 10 प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर एक्स को अपॉइंट करते हैं विथ एन इंस्ट्रक्शन दैट दे विल डील और दे विल एक्ट एज एन एजेंट ओनली फॉर द सेल ऑफ मोबाइल फोन्स, तो इसमें ही बिकम्स द जनरल एजेंट। जब तक मोबाइल फोन बिजनेस की एक्टिविटी चलती रहेगी तब तक वो एजेंट रहेगा। जैसे ही मोबाइल फोन की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, वो बिजनेस अगर एजेंट डिसकंटिन्यू करता है या प्रिंसिपल वो बिजनेस डिसकंटिन्यू करता है, अपने आप वो एजेंसी भी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो कंपनी के 10 प्रोडक्ट्स हैं एंड उन्होंने अगर वो कोई एजेंट अपॉइंट किया है और उनको बता दिया है कि आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट के लिए ट्रांजैक्शन ऑन माय बिहाफ कर सकते हैं, देन ही बिकम्स द यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट इज वन whose authority to act for the principal is unlimited. Then he has the authority to bind the principal by any act which he he provided the act is legal. तो अभी
आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है। आई थिंक टुडे वी हैव डिस्कस इट इन वेरी डिटेल, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा भी लगा होगा। वी हैव टू वी हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स। वी विल कंटिन्यू इट आफ्टर दिस मैसेज। तो मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया था कि जो अभी हमारे सीआईबी क्लासेस चल रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर सीआईबी ऑल्सो, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, उनको रिकॉर्डेड वर्जन भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड केस स्टडीज भी दी जाती है स्पेशली फॉर सीआईबी पार्टिसिपेंट। तो those who are interested, please refer to our information given in description box, and उस लिंक से आप कांटेक्ट कर दीजिए। You will get detailed information about this. Now we will have a 10 seconds break today because आज हमने बहुत डिस्कशन किया हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वंस यू री लुक एट व्हाट यू हैव डिस्कस और व्हाट वी हैव डिस्कस, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज वी विल स्टार्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर ऑन दिस, प्लीज। सो लेट अस स्टार्ट फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ द पर्पज ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन आंसर इज इट वी हैव अ ट्विन पर्पज बिहाइंड इट। एक तो आज जो हमने अभी डिस्कस किया है वो पूरा हमारा रिवाइज हो जाता है, ताकि कंसेप्ट हमारे और एक बार क्लियर हो जाए। साथ साथ जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता हूं, तभी आपको आपकी एक रिवीजन हो जाती है। सो कंसेप्ट क्लियरेंस प्लस रिवीजन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी हम क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करोगे, आप अगर आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा जो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। Let us start first question. What happens to a continuing guarantee for future transaction when surety dies? जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के साथ क्या हो जाता है? इट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लीगल हेयर्स। इट रिमेन्स वैलिड अंटिल कंप्लीशन ऑफ ऑल पेंडिंग ट्रांजैक्शन। इट टिपिकली गेट्स कैंसल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट। इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। तो जैसे ही श्योरिटी का डेथ हो जाता है इन कंटिन्यूइंग गारंटी, इट गेट्स कैंसल। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर माय क्वेश्चन। सुमन जी एंड प्रतिभा जी, गुड टू सी यू। प्लीज कंटिन्यू योर एफर्ट्स, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। Next question. When is the contract of bailment considered viable at the option of the bailor? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेलर के ऑप्शन से कब वाइडेबल बन जाता है? इफ द बेली फेल्स टू टेक द केयर ऑफ बेल गुड्स, इफ द बेली मिक्सेस द गुड विदाउट कंसेंट, इफ द बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स टू द गुड्स, एंड इफ द बेली यूजेस द गुड्स इनकंसिस्टेंटली विद द कंडीशन। जो भी कंडीशंस में बेलमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, अगर बेली उसी तरह से बेलमेंट बेल गुड जो गुड्स का बेलमेंट गुड्स जो है, बेलमेंट ऑफ गुड्स जिस गुड्स के साथ किया उसके साथ बिहेव नहीं करते हैं, इफ दे बिहेव इनकंसिस्टेंटली विद द कंडीशंस, इन दैट केस बेलर को ऑप्शन है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the bailey's responsibility in terms of taking care of bail goods? जो गुड्स बेलमेंट में बेली के पास आए हैं उसका ख्याल रखने के बारे में बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू एंश्योर नो डैमेज ऑक्योर्स टू द गुड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, टू रिटर्न द गुड्स द बेटर कंडीशन देन रिसीव्ड, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स इफ दे वेर इन हिज ओन, एंड टू reimburse the bearer for any loss or damage to the goods. So C is the correct answer for this question.
What is the consequences if the bailee mixes the goods of the bailor with his own without consent? अगर बेली बेलर्स के गुड्स विदाउट हिज कंसेंट अगर मिक्स करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? The bailee acquires sole ownership of the mixed good. The bailor loses all rights to the mixed goods. The property in the goods remains with the parties respectively, and the bailee is discharged from any liability regarding the goods. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बेलर के कंसेंट के बिना अगर बेली गुड्स को मिक्स करते हैं, इन दैट केस जो गुड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों पार्टी के पास सेपरेटली रहेगी. So C is the correct answer for this question. Next question. What happens if the bailee सर mix? एक बार एक्सप्लेन करेंगे, Which one? फोर्थ का जो आंसर है वो एक बार एक्सप्लेन Yeah, करेंगे. ऐसे है कि अगर what is the consequences if the bailee mixes the goods of the bailor with his own without consent? बेली ने बेलर की कंसेंट लेके बिना अगर गुड्स मिक्स कर दिए हैं तो इसका मतलब बेली को पसंद नहीं है, बेली को मालूम नहीं है कि मेरे गुड्स और किसी तरह से यूज किए जा रहे हैं, कोई और चीज में मिक्स किए जा रहे हैं. इस केस में बिकॉज बेली ने बेलर से कंसेंट नहीं ली है, जो गुड्स की प्रॉपर्टीज मीन्स इंटरेस्ट मीन्स जो शेयर जो भी रहेगा वो दोनों का अपना अपना अलग रहेगा. प्रॉपर्टीज का मतलब दोनों का शेयर जो है वो दोनों का शेयर दोनों के इंटरेस्ट अपना अलग अलग रहेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द पार्टीज रिस्पेक्टिवली. What happens if the bailee mixes the goods of the bailor with the consent of the bailor? पहले हमने क्या देखा था? विदाउट कंसेंट. नाउ वी आर सेइंग दैट अगर बेली बेलर के कंसेंट लेके अगर गुड्स को मिक्स करता है, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? द बेली एक्वायर्स द सोल ओनरशिप. द बेलर लूजेस ऑल राइट्स. बोथ पार्टीज हैव proportionate share in the mixture. The bailee is discharged from any liability regarding the mixed goods. 5 के लिए क्या आंसर होगा? Both the parties have proportionate share in the mixture. C is the correct answer for this. What happens if the bailee uses the goods bail inconsistently with the condition of the bail? बेली के पास जो बेलमेंट में गुड्स रखे हुए हैं उसका इनकंसिस्टेंट पर्पस, इररिलेवेंट पर्पस के लिए अगर या डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? इन दैट केस बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्टिंग डैमेज टू द गुड्स. इन दैट केस द बेलर हैज नो रिकोर्स अगेंस्ट द बेली. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइड. द बेली इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेट फ्रॉम द बेलर. क्या हो सकता है? कैन एनीबडी से? The belly is responsible for any resulting damages to the goods will be the answer. Next, true or false? Banks normally obtain specific guarantees. Banks normally obtain specific guarantees, and upon receiving the news of the guarantor's death, they often continue with the borrower's running account. हमने क्या देखा था? ना बैंक नॉर्मली कंटिन्यूइंग गारंटी लेती है, लेकिन जैसे ही श्योरिटी के डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, बैंक रनिंग अकाउंट को ब्रेक करती है एंड सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस आगे कंटिन्यू करती है. So this statement is not a correct statement. Answer is false for this statement. Banks normally obtain continuing guarantees, and upon receiving the news of the guarantor's death, they often break a borrower's running account. Any variance? Any variance made in terms of contract without the surety's consent discharge the surety as to the transaction subsequent to the variance. कि ट्रू. अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी के कंसेंट के बिना अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं, इन दैट केस श्योरिटी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं रहते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस. The sureties
The surety is discharged if the creditor releases the principal debtor or if the creditor's act or omission results in the discharge of the principal debtor. It's a general statement उन्होंने दिया है कि अगर क्रेडिटर डेटर को छोड़ देता है या अगर क्रेडिटर डेलिबरेटली कोई ऐसी एक्ट करता है कि उसकी वजह से अगर डेटर छूट जाता है, इन दैट केस श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. The surety is not entitled to benefit from any securities the creditor has against the principal debtor at the time of suretyship agreement. हमने क्या देखा था? जब suretyship agreement होता है, at the time of execution of agreement, जो भी सिक्योरिटीज डेटर ने क्रेडिटर के पास रखी हुई है गिरवी के तौर पे, उसके ऊपर श्योरिटी का राइट रहता है, श्योरिटी को उसमें बेनिफिट मिलता है. तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है the surety is not entitled. So this not word is not required. Surety is entitled to benefit from any security the creditor has against the principal debtor at the time of surety agreement. So this statement is not a correct statement. Correct statement मैंने आपको already बता दिया है, but we will read it again. आपकी revision हो जाती है. The surety is entitled to benefit from all the securities the creditor has against the principal debtor at the time of suretyship agreement. Already हमने discuss किया हुआ. Regardless of the surety's knowledge of them, if the creditor loses any of these securities, the surety is discharged to the extent of the value of the lost security. जब suretyship agreement की execute किया जाता है, द प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटीज रखते हैं उसमें श्योरिटी को राइट रहता है, बेनिफिट रहता है. भले श्योरिटी को वो फैक्ट मालूम हो नहीं हो, इसकी वजह से उसका राइट में कोई भी चेंज नहीं हो जाता है. ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन पीरियड अगर क्रेडिटर उसमें से कोई सिक्योरिटी खो देते हैं तो जो खोई हुई सिक्योरिटी है उसकी जितनी वैल्यू है उतने वैल्यू के लिए श्योरिटी की लायबिलिटी कम हो जाती है. Again, it is very important from our exam point of view. Now, let us go for next question. What is the responsibility of the bailee regarding the return of bail goods? बेलमेंट ट्रांजेक्शन ने बेलर ने बेली के पास जो गुड्स रखे हुए हैं उसको रिटर्न करने के लिए बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए बेलमेंट ट्रांजेक्शन होगा तो वंस दैट टाइम इज ओवर, अगर कोई पर्पस के लिए होगा तो पर्पस इज ओवर, इट इज टू बी रिटर्न बैक, एंड उसके लिए बेलर ने डिमांड करने की जरूरत नहीं है. Return the B. goods only if instructed by the bailer. Return the goods upon the expiry of the bailment period or completion of purpose. Keep the goods indefinitely until demanded by the bailer. This is not the correct. मैंने आपको अभी बता दिया. And return the goods only paid extra compensation. So B is the correct answer for our question. What is the term used for the bailment of goods as security for payment at a date of performance of a promise? Hypothecation, mortgage, pledge और वारंटी. यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था. The pledge is the term used for bailment of goods as a security for payment of debt or performance of a promise as per section 172 of the contract. So C is the correct answer for our question. If the pawner fails to repay the debt, who is the pawner? Borrower, guarantor. If the pawner, debtor, if the pawner fails to repay the debt, what options does the pawnee have regarding the pledge goods? अगर pawner लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो pawnee के पास pledge goods के बारे में क्या ऑप्शन है? एक तो वो सूट फाइल करेगा एंड गुड्स अपने पास रिटेन करेगा, या गुड्स को बेच देंगे एंड जो रियलाइजेशन प्रोसीड्स आ जाएंगे उससे अपना लोन एडजस्ट करेंगे. मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द पॉनर इमीडिएटली पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने लोन रीपेमेंट नहीं किया. कैन सेल द गुड्स आफ्टर नोटिफाइंग द पॉवर और रिटर्न देम एज C. सिक्योरिटी. पहले सी और डी देख लीजिए. मस्ट डिस्ट्रॉय द गुड्स टू रिकवर द डेट, can abandon the goods and waive the debt. Yes, B is the correct answer. The purpose of my telling you to wait is, यहाँ जो हमें ऑप्शन देना रहता है, we have to give the best possible option.
तो इसीलिए एग्जामिनेशन में अगर आप बी तक आते हो, बी आपको सही लगेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट आप सी और डी के ऊपर एक बार नजर एटलीस्ट डाल दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि यू शुड नॉट पुट अ रॉन्ग आंसर इन अ हरी. So B is the correct answer for this. Yes. What happens if the pledgee repledges the pledge of movable property? प्लेजी के पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लेज की है, उसको अगर वो रिप्लेज करना चाहता है तो क्या हो जाता है? The validity of the pledge extends to the new pledgee only. The validity of the pledge is terminated. The validity of the pledge extends to the pledgee's interest, and validity of the pledge extends to the original pawners. सी इज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी बता दिया था कि जो वैलिडिटी जो है वो प्लेजीज इंटरेस्ट उतना है, उतने तक ही वो कर सकते हैं. नेक्स्ट. Who among the following can retain the goods billed to them as a security for a general balance of account without a contract to the contrary? हमने चार स्पेसिफिक कैटेगरीज देखे थे. कौन से थे? बैंकर्स थे और फैक्टर्स थे उसमें. सी। मर्चेंट डीलर्स या फार्मर्स, आर्टिजन्स एंड सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी दो लोगों को भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने बैंकर्स एंड फैक्टर्स दिया हुआ है. एग्जाम में आपको वो दोनों का नाम भी दिया जा सकता है. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द. सर दोनों और कौन कौन से हैं? बैंकर, फैक्टर, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, आप देख लीजिए. इंश्योरेंस ब्रोकर है. इंश्योरेंस ब्रोकर. ओके. बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट. कहाँ लिखा है? बैंकर्स, फैक्टर्स, बैंकर्स, अच्छा, फैक्टर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई अटॉर्नीज कोर्ट. ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स. नॉर्मली मेरा इंटेंशन यही रहता है कि यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स. दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू द स्लाइड अगेन. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द पॉनी रिटेन द प्लेज गुड्स? कौन से सर्कमस्टांसेस में पॉनी अपने पास गुड्स रख सकते हैं? इफ द पॉनर फेल्स टू रिपे द डेट, if the pawnee wishes to keep the goods as a personal property, if the pawner requests the return of the goods, if the pledged goods are damaged. अगर प्रॉपर्टी पॉनर लोन रीपे नहीं करता है, वही सर्कमस्टेंसेस में पॉनी गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, नॉट इन एनी अदर सर्कमस्टेंसेस. तो ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से उन्होंने फ्रेम किया है कि हमें लगता है कि यस, द आंसर may be difficult. True and false. If the bailee has if the bailee has rendered any services involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed to him, he has right to retain such good until he receives due remuneration for the services he has rendered. जो यस, गुड्स ट्रू। में बेलमेंट किया हुआ है, उसमें बेली ने अगर उसके ऊपर कोई काम किया हुआ है, जो खर्चा किया है, जब तक बेलर उसको खर्चे का रीएम्बर्समेंट नहीं करेगा, तब तक वो गुड्स अपने पास रख सकते हैं. क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस, आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, 172 मीन्स आपको इमीडिएटली ध्यान आना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू प्लेज. According to Section 172 of the Contract Act 1872, bailment of goods as a security for payment of a debt or a performance of a promise is called pledge, with the bailer being called as a pawner and bailee being called as a pawnee. Correct statement है. Answer is true for this. If the pledgee repledges the pledge movable property, this is very important factor that you should remember, क्योंकि थोड़ा critical factor है, इसीलिए एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. If the pledgee repledges the pledge move property
The validity of the pledge extends only to the pledge's interest equivalent to the amount for which the property has been given to him as security is the correct statement. मैंने काफी बार आज इसको डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. There are three essential characteristics of a contract of agency. Agency के तीन essential characteristics कौन से हैं? Principal should be competent to contract, agent should be competent to contract, and consideration for appointment is not necessary. मैंने आपको बताया था, तो यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? Consideration for appointment is necessary. This part is not correct. तो our answer is फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट. देखिए, इसी तरह से अगर आपको स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, अगर हम लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग वी मे लूज द मार्क. इसीलिए पूरे क्वेश्चंस विद ऑल द आंसर्स, प्लीज यू रीड इट. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? देयर आर थ्री इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. द प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यहां भी उन्होंने यही लिखा है, प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. Agent should also be competent to contract. The agent should be also be competent to contract. यहाँ तो बिल्कुल 100% सही है. And next is consideration for appointment is not necessary. यहाँ इन्होंने लिखा है consideration for appointment is necessary. Because of this single word, this statement has become incorrect. Our answer is false for this statement. So this is the answer for this question. उम्मीद करता हूं कि आज अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है, आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए अलग अलग वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो ये इंफॉर्मेशन आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे. आप अगर रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल. With this, I wish you all the best and thank you very much. Thank you, sir. Thank you.